हेलो स्टूडेंट, श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 9th का छठा चैप्टर मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसके राइटर है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी। इसकी पंक्ति है कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर हैं। उनके जीवन का परिचय हम देखें तो वह इलाहाबाद की धरती में जिस दिवाकर ने जन्म लेकर अपनी कलम से पूरी दुनिया को रोशन किया, उसी महानुभाव हिंदी के सपूत का नाम हरिवंश राय बच्चन है। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक एवं मूर्धन्य कवि छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। हाला प्याला और मधुशाला के प्रतीकों से जो बातें उन्होंने कही है, वह हिंदी की सबसे अधिक लोकप्रिय कविताएं स्थापित हुई। हरिवंश राय बच्चन का वास्तविक नाम हरिवंश श्रीवास्तव था। हरिवंश राय जी को बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था। बच्चन यानी छोटा बालक, बच्चा। बाद में वह इसी नाम से मशहूर हुए। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती देवी, पत्नी श्यामा बच्चन और उनकी मृत्यु के बाद तेजी बच्चन से विवाह उन्होंने किया। और उनकी संतानें देखे तो अमिताभ और अजिताभ, ये उनके दो बेटे थे। पहली तस्वीर में आप बच्चन जी को श्यामा के साथ देख सकते हो और दूसरी तस्वीर में आप उनको तेजी बच्चन के साथ देख सकते हो, जो उनके बेटे अमिताभ के साथ दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। कार्यक्षेत्र देखे उनके तो लेखक, कवि, विचारक और स्वतंत्र सेनानी वह रहे। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 96 वर्ष की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम श्वास ली। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बेटों को। पुरस्कार उनके हम देखें तो दो चट्टाने कविता को 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एसोसिएशन सम्मेलन का कमल पुरस्कार, बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान, 1976 में पद्म भूषण सम्मान और उनकी शैली हिंदी छायावाद रही है। उनकी कविताएं हम देखें तो तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये उनकी कविताएं रही हैं। रचनाएं उनकी हम देखें तो युग की उदासी, आज मुझसे बोल बादल, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, साथी सोना कर कुछ बातें, ये उनकी रचनाएं हैं। उनकी आत्मकथा देखें हम तो हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नेट का निमंत्रण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं में से आपके अभ्यासक्रम में से लिया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं से हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपनी संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी को प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी की लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उससे हमें स्वस्थ न रखे तो हम इसके अपराधी हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द, तो मैं खाट पर न लेता। जुकाम यानी सर्दी,
खाट पर न लेटना यानी चारपाई पे न लेटना, और मैं अपने से काम लेता। मुझे भरे भुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। भरे भुट्टे बुखार यानी बहुत तेज बुखार में, बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ता। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। हरमजदगी यानी हरामीपन। गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। लेखक लिखने में तो मैं ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी में जो मेरे विचार भाव, एक तरह की भट्टी यानी जब बुखार होता है शरीर के अंदर तो बदन है वो भट्टी की तरह गर्म होता है। इसलिए लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरह से भट्टी जो मेरे विचार भाव कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती है। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदबदा यानी हट करके लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते थे। यहाँ पे जो लेखक है, हस्ब मालूम होना यानी जबरदस्त। लेखक जो थे वो बुखार में भी अच्छे से लिखते, उसमें उनके काम जबरदस्त होते थे। कोई मेरा बदन छूकर कहता कि आपको तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता कि बुखार है और मैं भी हूँ। यहाँ पे लेखक जो है तो वो बुखार में भी काम करते और उनको ये बुखार है, उनके काम में कहीं बाधा नहीं बनता था। उसमें भी वो अच्छे से अपने से काम लेते थे। भरे भुट्टे बुखार है, बहुत तेज बुखार में भी वह उनकी रचनाएं जो वो करते वो और अच्छी होती थी। यहाँ पे लेखक ने बीमारी को महत्व कभी नहीं उन्होंने दिया, और गांधी जी भी कहते थे कि बीमार होना अपराध है। बच्चन जी ने इस कथन से सहमत थे और इसे एक दंडनीय अपराध भी वो मानते थे। इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारी की कभी उन्होंने परवाह नहीं की। बीमारी में भी वह अधिक अपने शरीर से काम लेते और बीमार होने के बावजूद भी स्कूल में भी पढ़ाने भी जाते, ट्यूशन भी करते, और जो उनके लेखन कार्य होता था वो भी बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। किपलिंग जो था एक अंग्रेजी साहित्यकार, वह अपनी आत्मकथा में लिखता कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता, तो वह जब वह बुखार में होता तो और अच्छी कहानियां लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है वह कैसा बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सारंग के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा शीश पर बक्सर हनुमान मैंने लुपरी में पढ़ी पढ़ी लिखी थी। यहाँ पे जो किपलिंग था एक अंग्रेज के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जो थे, उसने उनकी जो रचनाएं थी यानी कहानियां थी वो बुखार जैसी हालत में भी उसने लिखी थी। बच्चन जी ने भी दो चट्टाने आदि रचनाएं, लुपरीसी की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, दांतों की बीमारी जो ये होती है, ऐसी बीमारी में भी बच्चन जी ने काम किया था और सिद्ध कर दिखाया था कि मार के पीछे भूत भागे। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया कि काम के पीछे बुखार भागे। यहाँ पे जो लेखक थे उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया था कि मार के पीछे भूत
भूत भागे, ये कहावत है। इसका मीनिंग होता है कि किसी तरह से समस्या को हल कर देना। तो उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया था कि बीमारी में भी हम काम कर सकते हैं और बीमारी को हम पराजित कर सकते हैं। वह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी अनियमित थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। बुखार का नमूना वह सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच रहता था। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी होती थी। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथी कर रहा था। यहाँ पे दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला जो था, उससे उन्होंने दवाई ले ली थी, तो वो होम्योपैथिक इलाज वह करा रहे थे। 101 डिग्री से 102 डिग्री के बीच उनको बुखार रहता था। दिन में कुछ नहीं, रात को जब ये शरीर थकता तो शाम को पता चलता था, और कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। धीमी खांसी भी उनको आती थी। कभी कभी सोचता था कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी टीबी हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर था। एलोपैथिक यानी अंग्रेजी पद्धति द्वारा जो किया जाता है इलाज, उसको एलोपैथिक इलाज कहते हैं। कभी कभी सोचता था कि मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथिक इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरे जीवा पर सरस्वती बैठी थी? जीवा पर सरस्वती बैठना यानी कही हुई बात सच हो जाना, और जो वो इलाज था वो बुत्ते के बाहर था। बुत्ते के बाहर यानी कि शक्ति से बाहर। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो अंग्रेजी पद्धति द्वारा इलाज करा सके। कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिससे पिछले 6 वर्ष से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। ज्वर यानी ताव, बुखार। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जिसे अपने को स्वस्थ कर दिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से कर ही रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ना यानी अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊं वह खाना नहीं खाएगी। यहाँ पे पत्नी जो श्यामा थी वो भी बीमार थी, तो बच्चन जी की बीमारी को देखकर जैसे वह स्वच्छ हो गई, उसको भी बुखार महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। श्यामा बच्चन जी की जीवा पर जैसे सरस्वती बैठी हो। जब उन्होंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, यानी फिर लेखक ने जैसे उसकी बीमारी ले ली हो, यह बात सच सिद्ध हुई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी और पैसे का अभाव था, इसलिए वे बच्चन जी का इलाज कराने में टालमटोल कर रहे थे। तो उसने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो अब मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझे क्षय का आक्रमण हुआ है। यहाँ पे मुखर्जी ने बता दिया क्षय यानी टीबी की आपको बीमारी जैसे हुई है। यहाँ पे जब लेखक ने उनको दिखाया तो बोले आपको क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया। कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिन के लिए मैं आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने के लिए? इतना श्रम संघर्ष करने? इतने दुख संकट उठाने?
स्वागत के ही साथ विदा होती देखी तैयारी और बंद लगी होते खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेधक प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा है? यहाँ पे देखो कि लेखक को कितनी चिंता। यहाँ पे जो उन्होंने बीके मुखर्जी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपको जैसे टीबी का आक्रमण हुआ हो ऐसा लग रहा है। नुस्खा उन्होंने लिखना यानी कि वैद्य जो होते हैं उनकी बताई हुई जो रोग की औषधि होती है उसको नुस्खा बोलते हैं। उन्होंने लिख दिया और बोला कि आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहें और आराम करें। तो ये सब सोच कर उनको जैसे लगता कि विदाई होने का समय आ गया, तो यानी कि मृत्यु की घड़ी निकट आ जाना। तो लेखक को ये सब चिंताएं सताने लगी कि उनको लगा कि श्यामा के जीवन में वैधव्य लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह लेने को तैयार हूं। फिर घर खर्च कैसे चलेगा? सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर खर्च नहीं चला सके। उसके कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर पर भेजने की स्थिति में न होगा। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों की आमदनी में अनियमित थी और अनिश्चित। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं थे। यहाँ पे जो सालिग्राम ये लेखक के छोटे भाई थे, तो उनको उनके पास इलाज कराने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। और छोटा भाई जो था सालिग्राम, उसका वेतन यानी तनख्वाह भी कम थी कि परिवार के लिए पूरी पर्याप्त नहीं थी। इस हालत में भी मैं ठीक न रहा जा सकता था। न सिर पर उनके कर्जा भी था और यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर में मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, यानी स्तब्ध रह गए। लकवा सा मार जाना यानी स्तब्ध रह जाना। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज कराएंगे। यहाँ पे माता पिता ने भी धीरज दी, बोले तू चिंता मत कर, हम घर बेचकर भी तेरा इलाज कराएंगे। पत्नी भी कांप उठी, डर गई, पर फिर भी वो संभल गई। सालिग्राम असमर्थ था कि एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से जो रुपए पड़े थे उससे उन्होंने दवाएं मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। खाट पे वो लेट गए और श्यामा की सेवा साकार हो गई। यहाँ पे जो श्यामा चाहती थी कि वो आराम करे बीमारी में, तो उसकी सेवा जैसे साकार हो गई ऐसा उनको लगा। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था तो चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता करने को ही थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। साख यानी इज्जत। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यहाँ पे लेखक को चिंता सताए जा रही थी कि जो सिर पे उनके जो कर्जा चढ़ा हुआ था और उनको पति जो थे ये बच्चन जी, उनको तपेदिक होने की बात से श्यामा तो पहले कांप उठी, पर तुरंत वह संभल भी गई ताकि उनकी व्यथा से पति को व्यथित न हो। और बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक सोसाइटी से जो उन्होंने कर्जा लिया था उसकी चिंता उनको ज्यादा थी। और ये ऋण नियमित अदायगी नहीं कर सके तो उससे उनकी साख जुड़ी थी, उनकी इज्जत आबरू जुड़ी हुई थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि हर वक्त वो टाइम पे जिनसे कर्जा लिया था उसको किस्तें चुका देते थे, इसलिए उनको इस बात की चिंता ज्यादा थी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था।
उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा का क्या लाभ होगा? मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी से मुझ पर 400 कर्ज है और करीब 100 रुपए अन्य मित्रों के। यूं टोटल देखे तो 500 रुपए का कर्जा लेखक के सिर पे चढ़ा हुआ था। ट्रैक सोसाइटी से उन्होंने 400 रुपये कर्ज लिए थे और 100 रुपये अन्य मित्रों के। उनसे जो उसने जो उत्तर दिया उसमें मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत थी। उसने कहा था कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी चुका दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। यहाँ पे पत्नी तो बोल दिया उसने कि आप कर्ज की चिंता मत कीजिए, आप तो आराम कीजिए। और अपने शरीर को स्वस्थ होने में चिंता बाधा रूप बनती थी। डॉक्टर ने बोला था कि चिंता मुक्त होकर आराम कीजिए। तो पत्नी ने कहा कि आपके मरने के बाद भी आपका सारा कर्जा मैं उतार दूंगी, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मैं सोचने लगा कि श्यामा के व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य भी नहीं रहा। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्जा उतारने की चिंता करें, तो मुझसा जधन्य अपराधी कौन होगा? जधन्य यानी बहुत बुरा, अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा और जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा कि एक रास्ता, 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। बटुआ खाली हो जाना यानी सब पैसे खर्च हो जाना। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि पिता घर को हाथ लगाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही क्यों बैठना पड़े। उन्होंने यह शरण स्थल यानी आसियाना घर जो बनाया था, मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत से नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लगे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। तो यहाँ पे उनको भी नहीं पता था कि ये एक नियति का जैसे व्यंग ये जो हुआ, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके बीमारी जो लेखक हुए उसकी बीमारी के इलाज में माता पिता अपना घर बेच के उनकी दवाई कराई। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। लेखक तो गए डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास और वहां जाके कह दिया कि आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि 15 दिन में ही उनके सारे जो पैसे थे वो सब खर्च हो गए थे। इससे पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। यहाँ पे डॉक्टर जी ने तो कह दिया मुफट जवाब देकर कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, पर बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने मुफट स्वभाव से के अनुसार कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचित किया। यहाँ पे अगर हम 100 साल जीते हैं तो उसके जीने के लिए संघर्ष तो हमें करना ही पड़ता है, पर जितना बल इतना नहीं आता उतना आज उनके जाओ मरो शब्द से उनको
जो बल मिला शब्द से उनको संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथिक में क्षय रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था और कुने के इलाज में चिकना मना था। यहाँ पे जो अंग्रेजी पद्धति से जो वो इलाज करा रहे थे उसमें दूध, घी, मक्खन, अंडा ये सब ज्यादा लेने का था, पर ये कुने के इलाज में चिकनी चीजें खाने को उनको मना की थी। कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च हो रहा था, न खुराक पर यानी खाने पे। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण रूप से किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा खा डाला और कुने के अनुसार सिजबात का आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी और स्कूल भी जाने लगा और केवल केवल रात वाली ट्यूशन उन्होंने छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। रात को उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दी और जो पैसा था, आमदनी थी, वो किताबों की बिक्री से उनको मिल जाती थी। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला वह स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ कर तू चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपनी अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोग को जैसे कील दिया। यहाँ पे पत्नी जो थी उसने कील देना यानी कि स्थान से न हटने देना। वो अपनी सारी बात जैसे भूल गई, दुख उसके, और एक उंगली दुखने की भी शिकायत उसने कभी नहीं की। शायद उसके प्रति निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग के की समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय जहर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैं सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1937 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिर पड़ी, फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़ी रही और इसके बाद 17 नवंबर 1976 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी और बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवत 1 मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांस तक चिंता मुक्त नहीं हो सकी। यहाँ पे जो लेखक के जीवन में जो चुनौतियां आई उससे उनको बल मिला और डॉक्टर बीके मुखर्जी जो थे, उन्होंने जो उनको चुनौती, उनके बोलने से जो उनको चुनौती मिली, उस परेशानियों के बावजूद भी कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति द्वारा अपना इलाज कराया, जिसमें उनको खर्च भी कुछ नहीं था और नहीं के बराबर ही था कि उसमें खाने में भी खर्च नहीं था और ना दवाई पे कुछ खर्च हो रहा था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चिंत बनाए रखा। श्यामा ने कभी अपनी बीमारी की शिकायत पति को नहीं की और पति को निश्चिंत रखा। श्यामा ने
जैसे बहुत बड़ी कीमत चुकाई हो। जिस दिन बच्चन जी क्षय से और ज्वर से मुक्त हुए, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और फिर वे कभी न उठी। उन्होंने अंतिम सांस तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था कि मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी सच्चे अर्थ में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। ये श्यामा जो थी हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी, और बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन धन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हुई। और ये जो प्रस्तुत स्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की याद प्रस्तुत की है। तो आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आपको ये स्वाध्याय जो है आपकी नोटबुक में लिखना है, और न समझ में आए तो आप हमें पूछ सकते हो। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आभार अस्तु।